आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक बात करते हैं। भाजपा के पसमानदा प्लान पर मायावती ने प्रहार किया है। पसमानदा मुस्लिम समाज का राग, भाजपा का नया शिगुफा। ये प्रहार है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। भारतीय जनता पार्टी पर मुस्लिम समाज के प्रति नेगेटिव सोच का भी उन्होंने आरोप लगाया है। ट्वीट करके उन्होंने ये आरोप लगाए, गंभीर आरोप उनके, और ये रहा ट्वीट का कंटेंट। केवल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर पसमानदा मुस्लिम समाज का राग, भाजपा और आरएसएस का अब नया शिगुफा। जबकि मुस्लिम समाज पहले मुसलमान है तथा इनकी सोच, नियत, नीति एवं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कैसा है किसी से छिपा नहीं। भाजपा के मुस्लिम समाज के प्रति नेगेटिव सोच का परिणाम है कि इनकी सरकार में भी उतने ही गरीब, जान माल, मजहब के मामलों में असुरक्षित हैं जितने कि कांग्रेस के राज में थे। यह है मायावती का ट्वीट। मुस्लिम समाज का दलितों की तरह पसमानदा और उपेक्षित बने रहना, जबकि बीएसपी की यूपी में 4 बार रही सरकार में सर्व समाज के हित, कल्याण और सुरक्षा सम्मान के साथ साथ हमेशा उपेक्षित रहे दलित, पिछड़ा एवं अकलियत समाज के लोगों के जान माल, मजहब आदि की सुरक्षा तथा न्याय की गारंटी। यहां पहली बार कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके सुनिश्चित की गई। आजमगढ़ से आ रही खबर के साथ, वहां पर गद्दों और रजाई के गोदाम में भीषण आग लगने की खबर आ रही। बताया गया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग लगने से रजाई और गद्दों का गोदाम जलकर आग लगा। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने में लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आरोप है कि दमकल विभाग की गाड़ियां 2 घंटे की देरी से आजमगढ़ की गद्दों की दुकान जलती हुई आप देख रहे हैं। रजाई गद्दों की दुकान है ये, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ पर आग पहुंची होगी या आग लगी होगी तो वो कितनी तेजी से फैली होगी। धुआं धुआं हो गया आसपास। आग से गद्दों के गोदाम में आग लग गई। धू धू करके जलता हुआ ये गद्दों का गोदाम। आजमगढ़ की तस्वीरें हैं। तो रजाई गद्दों के गोदाम में आग लगी हुई आप देख रहे हैं, और धुआं हो गया ये भी आप देख रहे हैं। ये आजमगढ़ की तस्वीरें हैं। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। एक बड़ी राजनीतिक अपडेट आपको दे दें। फोन पर बात होने के बाद सुबह से ही शिवपाल यादव सक्रिय हो गए हैं, एक्टिव हो गए। जसवंत नगर, सैफई, करहल में कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। कल रात अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से फोन पर बात की और डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार के लिए उन्होंने बात की। शिवपाल यादव ने डिंपल के पक्ष में प्रचार का भरोसा दिया है। यह बड़ी खबर। कल स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की उसमें 7वें नंबर पर उनका नाम था, और आज वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। करहल में, जसवंत नगर में, ये जो उनके प्रभाव क्षेत्र के इलाके हैं, जसवंत नगर से तो विधायक भी हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने फोन पर बात की है उनसे, और उनसे डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार करने की मांग की है, आग्रह किया है। और शिवपाल यादव ने भरोसा दिलाया है कि वो डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव के फोन पर बात करने और स्टार प्रचारकों के लिस्ट में उनका नाम शामिल होने के बाद ये ताजा घटनाक्रम मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से जुड़ा हुआ। शिवपाल यादव सक्रिय, और वो कितने सक्रिय हैं, क्या क्या कर रहे हैं सुबह से, उनकी सक्रियता का परिणाम जमीन पर क्या दिखाई दे रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। और ये जानने के लिए हम रुख करेंगे सीधा सफाई। यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहां पर मौजूद हैं, जो कि इस सारे राजनीतिक घटनाक्रम पर बहुत करीबी निगाह रखे हुए हैं, और अब वो हमें बताने वाले हैं कि शिवपाल यादव किस तरीके से सक्रिय हैं। वीरेश।
देखिए, सक्रिय वो सुबह 7 बजे से हैं और 7 बजे अपने इटावा कोठी से निकलने के बाद वो सीधे जसवंत नगर अपनी कर्मभूमि, अपनी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर लगभग 1-1.25 घंटे उन्होंने मुलाकात की, मीटिंग की। अपने जो करीबी मजबूत कद्दावर जसवंत नगर के जो उनके सहयोगी हैं, उनके बाद वो सीधे एसएस मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल सैफई पहुंचे। यहां पर लगभग 1.5 घंटे की उन्होंने मुलाकात की अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से, और साथ ही साथ मैनपुरी चुनाव पर उन्होंने अपनी बातों को रखा, उनकी बातों को सुना और उसके बाद से यहां से सीधे करहल विधानसभा पहुंचे। करहल पहुंचकर वहां पर उन्होंने गमी के कार्यक्रम में सहभागिता की और उसके बाद से वहां से निकलने के बाद वो फिर इस एसएस मेमोरियल कॉलेज के अंदर पहुंच गए हैं और यहां 1 घंटे तक मुलाकात किया है तेज प्रताप यादव से। तेज प्रताप यादव मैनपुरी के पूर्व सांसद अखिलेश यादव, डिंपल यादव के सबसे विश्वस्त परिवार के सदस्य तेज प्रताप यादव से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात अभी अभी खत्म हुई है। लगभग 1 घंटे की मुलाकात इस मेमोरियल कॉलेज में हुई है। ये मेमोरियल कॉलेज इस लिहाज से हम बता दें दर्शकों को जो नहीं जानते हैं सैफई मैनपुरी को, मैं आपको बताऊं कि जब शिवपाल यादव सैफई में रहते हैं तो यही उनका घर का होता है, यही उनका ऑफिस होता है। इसी में वो मिलते हैं, इसी में लोगों से मीटिंग भी करते हैं और एक तरीके से आवास के तौर पर ये मेमोरियल कॉलेज माना जाता है। तो इसमें तेज प्रताप अखिलेश यादव का संदेश लेकर पहुंचे थे। मैनपुरी में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो लगातार सुबह से ही बहुत तेज हो चुकी हैं इस चुनाव के लिहाज से अगर हम देखें, क्योंकि मुझे याद है कि तेज प्रताप यादव जो मैनपुरी के पूर्व सांसद हैं, कभी भी यादव संग्राम जो परिवार में विवाद हुआ था उसके बाद से सुलह सफाई के लिए वो कभी भी शिवपाल यादव से मिलने, इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम लगातार 2017 से चल रहा है, कभी नहीं मिले होंगे। जी हां, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। परिवार के कार्यक्रमों में तो उन्होंने जरूर मुलाकात की हो, लेकिन इस तरह के जो परिवार से अलग हट के राजनीतिक कार्यक्रम है उसमें कभी शिवपाल यादव से उनकी मुलाकात इस तरीके से नहीं हुई। लेकिन आज की जो मुलाकात है इसलिए बहुत मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अखिलेश यादव और डिंपल यादव का संदेश लेकर तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं। और एक बात और बता दूं कि तेज प्रताप यादव के प्रति जो शिवपाल यादव का भाव है परिवार में, वो भी बहुत अच्छा और बेहतर रहता है। तेज प्रताप यादव परिवार के अंदर वो शख्स है, मैनपुरी के पूर्व सांसद लालू यादव के सबसे छोटे दामाद, जिसकी सभी सुनते हैं, जो सभी का प्यार पाते हैं। इसलिए जो दोनों के बीच में कड़ी की भूमिका वही निभा सकते हैं। एक सवाल उठ सकता है कि इस पार्टी और परिवार के अंदर सबसे ज्यादा सक्रिय धर्मेंद्र यादव क्यों नहीं पहुंचे। जी हां, इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तेज प्रताप यादव का जो प्यार है वो अखिलेश यादव के प्रति भी है, डिंपल के प्रति भी है, शिवपाल यादव के प्रति भी है, क्योंकि स्वर्गीय रणवीर सिंह जो उनके पिता थे और यहाँ के ब्लॉक प्रमुख थे सैफई में, उनकी असामयिक मृत्यु हुई थी, उन्हीं के नाम पर सैफई महोत्सव किया जाता है। तो वो एक बहुत ही नाजुक जो रिश्ता है ना, उसका लिहाज दोनों लोग करते हैं। इसलिए तेज प्रताप यादव को अखिलेश यादव ने भेजा और इसी मेमोरियल कॉलेज में लगभग 1 घंटे की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद तेज प्रताप यादव निकल चुके हैं, संदेश लेकर डिंपल यादव के पास जा चुके हैं। और इस जो संदेश अखिलेश यादव डिंपल यादव ने दिया था कि चाचा को कहना है कि चुनाव में रहना है, और ऐसे में अखिलेश यादव के फोन के बाद से जो सक्रिय हो चुके हैं शिवपाल यादव, परिवार के लिहाज से, सैफई के लिहाज से, मैनपुरी के राजनीतिक घटनाक्रम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि शिवपाल यादव की भूमिका क्या होगी इस पर लेकर जो राजनीति के जानकार हैं, पंडित हैं, मैनपुरी के जो प्रत्याशी हैं, उनकी भी बड़ी निगाहें थी, भारतीय जनता पार्टी की भी निगाहें थी। और एक बात और महत्वपूर्ण आज मैनपुरी में हुआ है, रघुराज सिंह शाह के जो आज नामांकन करने जा रहे हैं भाजपा से, वो आज मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पर पहुंचे, नमन किया, मत्था टेका, अपने राजनीतिक गुरु मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा ने दर्शकों को दिखाया कि रघुराज सिंह शाह के अपने परिजनों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ आज सैफई पहुंचे, नामांकन से पहले अपने राजनीतिक गुरु मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पहुंचकर मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। और मैनपुरी में सियासत और विरासत की लड़ाई अपनी चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि सियासत की विरासत पाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं रघुराज सिंह शाक्य, और इसी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। और डिंपल यादव यहां पर संवेदना, सहानुभूति और विकास के नाम पर मैनपुरी में चुनाव लड़ेंगी। चुनाव की आप बात कर रहे हैं, सीधा हम खतौली आपको लिए चलते हैं। मदन भैया आरएलडी के उम्मीदवार नामांकन करने पहुंचे हैं। ये देखिए आप, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मदन भैया राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार हैं।
और देखिए नामांकन करने पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं मदन भैया के नामांकन के दौरान की। ये देखिए आप, जो प्रस्तावक हैं संभवतः वो उनके साथ हैं और अपना नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल किया है। उसके बाद जहां पर अधिकारी, वहां पर जो चुनाव अधिकारी हैं वो उनसे दस्तखत करने के लिए कह रहे हैं, वहां पर वो अपने दस्ताक्षर करते हुए, और वकील साहब भी उनके साथ, ताकि कोई कानूनी पेचीदगी अगर वहां पर आए तो उसका तत्काल निवारण हो सके। खतौली में भी उपचुनाव है। मदन भैया उम्मीदवार घोषित किए गए हैं राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से। राष्ट्रीय लोकदल को समर्थन प्राप्त है समाजवादी पार्टी का। ये गठबंधन पिछले चुनाव में भी सक्रिय था, अभी भी वहां पर है, और इस गठबंधन के उम्मीदवार समझे जाएंगे मदन भैया। और उन्होंने अभी अभी देखिए अपने नामांकन पत्र सौंपे हैं वहां पर चुनाव अधिकारी को, उनके प्रस्तावक भी उनके साथ। और ये बहुत रोचक उपचुनाव खतौली का, ये सीट बीजेपी के पास थी। विक्रम सैनी वहां से विधायक थे। 2 साल की जब उनको सजा हुई तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई और यहां भी उपचुनाव हो रहा है। ये बीजेपी की सीट छीनने का प्रयास यहां पर सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का, और मदन भैया को वहां पर मैदान में उतारा गया है और वही मदन भैया इस वक्त वहां पर नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस उपचुनाव के लिहाज से एक और महत्वपूर्ण तस्वीर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। मदन भैया राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार, कल इनकी उम्मीदवारी का विरोध करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रदेश प्रवक्ता थे अभिषेक चौधरी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मदन भैया की उम्मीदवारी से वो इतने आहत थे, इतने नाराज थे कि पहले उन्होंने रात के 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया अपने पार्टी के आला कमान को, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इस तरह का घटनाक्रम हुआ है और ये ताजा है बिल्कुल। और इसी बीच मदन भैया अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। राष्ट्रीय लोकदल में उनकी उम्मीदवारी का जो विरोध था वो कल दिखाई दिया, और इस विरोध में एक प्रवक्ता पद पर बैठे व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय लोकदल अपने उम्मीदवार के नाम पर अडिग, उससे बिल्कुल इस बात से अविचलित के उनके एक प्रवक्ता ने त्यागपत्र दिया है और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। देखिए यहाँ पर पत्र उनके पास है और इन पेपर्स में कुछ पूछकर वो फिलअप करना चाह रहे हैं, भरना चाह रहे हैं। ये आप देखिए तस्वीरें, नीले रंग की बॉल पॉइंट पेन उनके हाथ में, उनको बताया जा रहा है कि वहाँ पर क्या भरना है, और उसको वो ठीक से समझ लेना चाहते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि कोई गलती ना हो, और किसी तकनीकी गलती के आधार पर उनका नामांकन पत्र रिजेक्ट न कर दिया जाए वहां पर चुनाव आयोग के द्वारा। इसलिए वो बहुत ठोक बजाकर, फूंक फूंक कर, देख समझकर वहां पर कोई भी डिटेल्स भरना चाह रहे हैं। देखिए आप तस्वीरें एक्सक्लूसिव। मदन भैया ये वही हैं जिन्होंने सदरी पहनी हुई है, हाफ जैकेट, और नीले रंग के बॉल पॉइंट पेन से वो इस नामांकन पत्र पर डिटेल्स भर रहे हैं। उनके वकील उनके दाहिनी ओर जान पड़ते हैं और प्रस्तावक भी उनके वहां पर, उनके सलाहकार भी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सनुज शर्मा जुड़ चुके हैं और वो हमें ज्यादा विस्तार से बताएंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। सनुज, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी मदन भैया ने अपना जो नामांकन है वो दाखिल कर दिया है। लाव लश्कर की बजाय बेहद सादगी से उन्होंने अपना नामांकन किया है। ढोल नगाड़े, जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी ढोल नगाड़े होंगे, समर्थकों का एक बड़ा हुजूम होगा, ऐसा कुछ नहीं था। राष्ट्रीय लोकदल के जो जिला कार्यालय है वो यहाँ पर मदन भैया पहुंचे थे और 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके, और उसके बाद सीधे यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे हैं और यहाँ जो अपना नामांकन है वो दाखिल कर दिया है। उनके साथ जो राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष है मुजफ्फरनगर के, वो संदीप मलिक, वो भी मौजूद हैं। 1-2 कार्यकर्ता और मौजूद हैं। यानी बेहद सादगी से मदन भैया यहाँ पर अपना जो नॉमिनेशन है वो करने के लिए पहुंचे हैं। जो समर्थक हैं वो राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर उनको रोक दिया गया है, वो तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हैं। कुछ जो विधायक हैं वो भी बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच सकते हैं, लेकिन बेहद सादगी से मदन भैया नामांकन करेंगे। इस बात को लेकर जो चर्चाएं थी कि बहुत बड़ा लाव लश्कर होगा, पूरे हुजूम के साथ आएंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर नजर नहीं आया। यानी जो नामांकन है वो भले ही सादगी से किया गया है, लेकिन जब चुनावी प्रचार होगा तो कहीं ना कहीं पूरी ताकत झोंकी जाएगी, पूरा तूफानी जनसंपर्क किया जाएगा। और आज उनके नॉमिनेशन करने के बाद अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि नॉमिनेशन करने के बाद अब पूरी तरीके से जो रणभूमि है खतौली उपचुनाव की, उसमें वो उतर जाएंगे, जगह जगह संपर्क किए जाएंगे। और इनके नॉमिनेशन करने के बाद ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी शामिल होंगे, राष्ट्रीय लोकदल के भी होंगे, आजाद समाज पार्टी ने समर्थन दिया है उनके भी जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता है वो भी वहां पर पहुंचेंगे। तो नॉमिनेशन करने के बाद फिलहाल जो नॉमिनेशन है वो कर दिया है, जो उनके कागजात है वो वहां पर चेक किए जा
रहे हैं। इसी के साथ ही जो उनके प्रस्तावक हैं उन प्रस्तावकों के नाम और मोबाइल नंबर नोट किए जा रहे हैं और अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद मदन भैया तो वहां खड़े हुए हैं, लेकिन जो प्रस्तावक है वो अपने साइन कर जो तमाम जानकारियां हैं, कोई फॉर्म में कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई कुछ चीज तो नहीं है, तो वो यहाँ पर जो नॉमिनेशन दाखिल किया गया है वो तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाकर उसको दे दिया गया है। और क्या क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज इसमें लगेंगे, चूंकि कई साइट बनते हैं तो वो साइट पूरे हैं या नहीं है, ये तमाम जानकारियां यहाँ पर जुटा ली गई हैं। हालांकि जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो कल ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन फिर भी एक एक चीज पूछकर, चूंकि महत्वपूर्ण चुनाव है, ऐसे में कोई त्रुटि न रह जाए, कोई गलती न रह जाए, तो उन तमाम बारीकियों को यहाँ पर समझा जा रहा है। और उसी के साथ ही यहाँ पर जो नॉमिनेशन है वो मदन भैया ने दाखिल कर दिया है। कुछ वक्त का समय जरूर लगेगा, लेकिन उसके बाद नॉमिनेशन की जो तमाम फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरी करने के बाद मदन भैया बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद जो इनके प्रस्तावक हैं वो शाम के वक्त यहाँ पर पहुंचेंगे और भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट रह गए होंगे तो उनको लगा दिया जाएगा और उसके बाद मदन भैया यहाँ से सीधे कार्यालय जाएंगे। तो कहीं ना कहीं खतौली उपचुनाव का जो रण है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। आपने देखा कि बीजेपी ने यहाँ से पूर्व विधायक जो विक्रम सैनी, उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी को मैदान में उतार दिया है। दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा और बेहद दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप बताया ये जा रहा है कि कल जो राजकुमारी सैनी है वो भी अपना नामांकन यहाँ पर दाखिल कर सकती है, यानी आज राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। देखिए, मदन भैया की जो गिनती है बड़े नेताओं में होती है, बाहुबली के तौर पर उनकी गिनती होती है। जब बागपत में खेकड़ा विधानसभा हुआ करती थी तो खेकड़ा विधानसभा से वो विधायक रहे, कई बार वहां से विधायक बने, एक बार जेल में रहते हुए भी वो विधायक बन गए थे। अब जरूर है कि एक दो बार से वो जो चुनाव है वो लगातार हार रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ उनको खतौली विधानसभा उपचुनाव में उतारकर कहीं ना कहीं यहाँ पश्चिम में एक महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही खतौली उपचुनाव में जो रण को है वो और बेहद दिलचस्प बना दिया है। जीत हार का फैसला तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों प्रतिद्वंदियों में आमने सामने की जो महत्वपूर्ण टक्कर है वो देखने को मिलेगी। तमाम बड़े नेताओं की रैलियां यहाँ पर लगाई गई है। 20 तारीख को जो जयंत चौधरी है, आप ये सोचिए कि ये चुनाव कहीं ना कहीं जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा का सवाल है। और आप ये देखिए कि 20 तारीख को जयंत चौधरी यहाँ पर 1-2 नहीं, 3-4 नहीं, बल्कि 11 नुक्कड़ सभाएं करने जा रहे हैं। तो आज नॉमिनेशन होने के बाद मदन भैया भी जो चुनावी मैदान में उतर जाएंगे और उसी के साथ ही जो तमाम नेता हैं, चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल की बात हो, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे, डोर टू डोर संपर्क करेंगे। तो पूरे पश्चिम की सियासत का जो केंद्र है वो खतौली का रण बना हुआ है और उस खतौली के रण में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के आमने सामने की टक्कर है। जो आज नॉमिनेशन हो जाने के बाद मदन भैया का और कल बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी का नॉमिनेशन होने जाने के बाद फिर आप देखिएगा किस तरीके से नेताओं की जो फौज है वो यहाँ पर उतारी जाएगी। बीजेपी भी एक बड़ी रणनीति के लिए यहाँ पर काम कर रही है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खतौली का जो रण है वो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सियासत तय करेगा। बीजेपी का जो कद है वो कितना और मजबूत हुआ है और राष्ट्रीय लोकदल का कद वो कितना मजबूत हुआ है। तो दोनों ही दलों की, दोनों ही बड़े नेताओं की कहीं ना कहीं जो प्रतिष्ठा है वो यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। मुकाबला बेहद रोमांचक होगा, बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि मदन भैया के यहाँ मैदान में उतरने के बाद अब सबकी नजरें पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस महत्वपूर्ण खतौली विधानसभा सीट पर टिकी हुई है। आपने देखा कि जिस तरीके से कबाल कांड वाला मामला था, उस मामले में विक्रम सैनी को सजा हुई और 2 साल की सजा होने के बाद उनकी जो सदस्यता है वो यहाँ पर रद्द हो गई और रद्द होने के बाद यहाँ पर जो उपचुनाव है वो हो रहा है। और इस उपचुनाव में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं और उसी के तहत एक पूरी बड़ी रणनीति के तहत मदन भैया को यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव मैदान में उतारा है। और आप देख रहे हैं कि मदन भैया अपना नॉमिनेशन दाखिल करके खड़े हुए हैं। जो प्रस्तावक है वो महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो जुटाकर और जो फॉर्म की थोड़ी बहुत त्रुटियां कोई रह गई हैं तो उनको दूर करने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद कार्यालय पर महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के 8 विधायकों को बुलाया गया है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। आजाद समाज पार्टी के जो नेता है वो भी यहाँ पर बुलाए गए हैं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। तो देखना ये होगा कि नॉमिनेशन होने के बाद किस तरीके से चुनावी रण में जगह जगह जनसभाएं, गांव-गांव जाना। लेकिन कहीं ना कहीं इतना जरूर है कि आज मदन भैया का जो नॉमिनेशन वो हो रहा है, लेकिन मदन भैया का नॉमिनेशन होने से पहले एक दिन पहले राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया, क्योंकि यहाँ से जो अभिषेक गुर्जर हैं वो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया और आखिरकार उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ दिया, उसको अलविदा कह दिया। और उसके बाद आप ये देखिए कि लखनऊ में जाकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जो भूपेंद्र चौधरी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक बड़ी रणनीति के तहत काम किया और उन्हें पहले ही पता था कि अभिषेक चौधरी अब यहाँ राष्ट्रीय लोकदल में नहीं रुकेंगे और उन्हें वापस यहाँ पर उन्हें बीजेपी ज्वाइन करानी पड़ेगी। और इसके लिए जो मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, उनको जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि सोमेंद्र तोमर जब छात्र राजनीति में थे तो अभिषेक चौधरी गुर्जर उनके साथ थे, इसलिए पूरी पटकथा उन्होंने लिखी। जी सनुज, जिस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ पेपर्स वापस किए हैं, क्या नॉमिनेशन के वक्त शपथ का भी कुछ प्रावधान है? जो शपथ ग्रहण है, वो जो शपथ है
शपथ पत्र भी यहाँ पर दिया जाता है। तमाम आपकी कितनी आय व्यय है, कितनी आपकी संपत्ति है, कितनी चल अचल संपत्ति है, कोई आपके पास आपराधिक मुकदमा तो नहीं है, क्या क्या आपकी फॉर्मेलिटीज है, आपकी शिक्षा कितनी है, तमाम ये महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ पर लगाए जाते हैं और उससे जो कई सेट हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। इन सेट को यहाँ पर जब नॉमिनेशन दाखिल कर दिया जाता है तो बाकायदा एक एक फॉर्म को चेक किया जाता है। किसी में अगर कोई खामी होती है तो सीधा कहा जाता है कि यहाँ पर आपने साइन नहीं किए हैं, यहाँ पर ये नहीं किया है। तो इस तरह की जो तमाम महत्वपूर्ण जो इसके अंदर बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को पूरा करने के बाद भी जो फॉर्म है वो पूरा माना जाता है। कई बार ऐसा भी रहता है कि कुछ चीजें अगर नहीं दी जाती हैं तो ये प्रार्थना कर ली जाती है कि कुछ देर बाद ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा कर दिए जाएंगे। तो वही जो महत्वपूर्ण दस्तावेज लगाए गए हैं, शैक्षिक योग्यता कितनी है, आपराधिक मुकदमे कितने हैं, चल अचल संपत्ति कितनी है, विवाह किस किस से हुआ, परिवार में सदस्य कितने हैं, गाड़ियां कितनी हैं, हथियार कितने हैं, तो ये तमाम जानकारियां, किसी का कोई नो ड्यू सर्टिफिकेट का भी इसमें एक कॉलम होता है, वो भी देना पड़ता है कि कोई सरकारी खजाना या कोई सरकारी टैक्स या कोई इस तरह का बकाया तो नहीं है। तो ये तमाम चीजें इस फॉर्म के भीतर होती हैं। तो उन्हीं चीजों को यहाँ पर दिखा जा रहा है। हो सकता है कि कई बार फॉर्म भरने के चक्कर में कुछ डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाते हैं, तो जब यहाँ पर ये जांच की जाती है तो जांच के दौरान बता दिया जाता है कि इन फॉर्म को आप पूरा कर लीजिए, ये वाला जो कॉलम है ये आपका अधूरा है। तो वो जो तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो जुटाकर ये फॉर्म की जो तमाम फॉर्मेलिटीज हैं उनको यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। और जब ये फॉर्मेलिटीज पूरा हो जाएंगी तो उसके बाद ये सेट यहाँ पर जमा कर लिया जाएगा और उसके बाद मदन भैया यहाँ से अपना नॉमिनेशन करके बाहर निकल जाएंगे। चूंकि अभी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई है, जो फॉर्म जमा किया गया है उस फॉर्म की जांच की जा रही है, उसमें देखा जा रहा है एक दो जगह कहीं साइन या नहीं है, या कोई कागज ऐसा तो नहीं है, कोई शपथ पत्र है, शपथ पत्र तो नहीं दिया है। तो तमाम ये ऐसे अहम बिंदु होते हैं कि जब आप कोई फॉर्म जमा करते हैं तो उस फॉर्म के भीतर इन तमाम बिंदुओं को देखा जाता है। अभी जो जिलाध्यक्ष हैं यहाँ के राष्ट्रीय लोकदल के संदीप मलिक, वो शायद कोई डॉक्यूमेंट लेने के लिए बाहर आए हैं। कोई शायद डॉक्यूमेंट इनमें लगने से नामांकन पत्र में जो डॉक्यूमेंट लगाना था वो शायद एक डॉक्यूमेंट रह गया है या कोई शपथ पत्र रह गया, तो उसको लेने के लिए जो जिलाध्यक्ष है यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के संदीप मलिक, उनको बाहर भेजा गया है। वो कोई डॉक्यूमेंट लेने के बाद वापस भीतर जाएंगे और जो नामांकन फॉर्म दाखिल किया गया है उस नामांकन फॉर्म के भीतर उस जो बिंदु है, जो कॉलम है, उस कॉलम से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है वो वहां पर लगा दिया जाएगा। अभी करीब 15 से 20 मिनट या आधा घंटे का वक्त भी यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि बारीकी से जांच की जाती है। क्योंकि आपने देखा है कि अगर फॉर्म में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आगे भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो परेशानियां ना झेलनी पड़े, वो दिक्कतें ना झेलनी पड़े, इसलिए हर बिंदु पर पूरी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल की बातों, समाजवादी पार्टी की बातों, तमाम कार्यकर्ता अधिवक्ताओं के यहाँ पर बैठाए हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता लोकदल कार्यालय पर बैठे हैं, तमाम कार्यकर्ता कचहरी में मौजूद है। क्योंकि अंदर सिर्फ 5 लोग ही जा सकते हैं, उनके जाने की ही अंदर परमिशन दी गई थी, तो वो 5 लोग मदन भैया के साथ यहाँ पर नॉमिनेशन करने के लिए दाखिल हो गए हैं। अब शायद किसी प्रस्तावक की बात निकलकर सामने आ रही है, तो जिला अध्यक्ष है जो संदीप, अब वो अपने साथ किसी को लेकर एक डॉक्यूमेंट लेकर अब वो सीधे अंदर नॉमिनेशन फॉर्म जहाँ पर जमा हुआ है सीधे वो वहां पर जा रहे हैं। कुछ लोगों से अभी उन्होंने फोन पर भी बात की है। तो तमाम बिल्कुल सनुज, लेकिन एक दूसरी तरफ हमें तस्वीरें मिल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलिस की, जिसमें ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया लखनऊ के रहता है। दोनों ब्लॉक की दूरी आपस में लगभग 10 से 15 मीटर है। पड़ोसी होने के कारण दोनों परिवार भी एक दूसरे से पूर्व परिचित हैं। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से सूफियान मृतिका से दोस्ती करने का प्रयास कर रहा था। ये बात दोनों परिवारों के संज्ञान में भली भांति थी। दोनों परिवारों ने अपने अपने बच्चों को समझाने का हर संभव प्रयास किया था। सूफियान द्वारा मृतिका से मित्रता करने के संबंध में थाने पर किसी प्रकार की लिखित अथवा मौखिक सूचना मृतिका के परिजनों ने पहले कभी नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आपसी प्रकरण है और हम इसे आपस में सुलझा लेंगे। कल घटित घटना के कुछ दिन पूर्व सूफियान ने मृतिका को एक फ़ोन दिया था, मोबाइल फ़ोन दिया था, कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन दिया था। जब मृतिका की मां को यह बात पता चली तो वे अपनी बेटी, अपने भाई और अपने बेटे को लेकर आरोपी सूफियान के पड़ोस में प्रथम तल पर स्थित उनके आवास पर गई और उनके बीच आपस में बातचीत हो गई, बहस हो गई। इस बीच मृतिका और सूफियान मृतिका सीढ़ियों से ऊपर भागी और सूफियान उसके पीछे पीछे चौथी मंजिल से छत पर चला गया। कुछ ही देर बाद मृतिका की छत से नीचे गिरने की आवाज़ आई। वह गंभीर अवस्था में घायल पड़ी थी। तत्काल उसके परिजन एवं पड़ोसी उसे ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतिका के परिवार वालों के प्राथमिक बयान के अनुसार सूफियान भी ट्रॉमा सेंटर गया था, किंतु पीड़िता की मृत्यु की बात जानकर वहां से मौके से भाग गया।
इस बिंदु की भी गहनता से जांच की जा रही है। तत्काल मौके पर समस्त अधिकारियों द्वारा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात मृतका की मां, जो कि वादिनी है, उनके द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 231/2022 अंतर्गत धारा 302 आईपीसी व 3/5 उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम बनाम सूफियान पुत्र मोहम्मद राजू निवासी बसंत कुंज कॉलोनी थाना दुबग्गा लखनऊ पंजीकृत किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु हमारी टीमें 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और हर संभव प्रयास आरोपी की गिरफ्तारी का सुनिश्चित कराया जा रहा है। सर, क्या धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था शादी के लिए? देखिए, जो वादी पक्ष द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें वादी पक्ष द्वारा यही आरोप लगाया गया है कि धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था, परंतु पुलिस द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है और सभी तथ्यों का गहनता से विश्लेषण करने के पश्चात ही इसमें अन्य कोई बात कही जा सके। ट्रॉमा सेंटर में वो गया था, इसका अपने पास कोई सबूत है या सिर्फ मौखिक बयान? जैसा मैंने कहा कि जो मृतका के परिवार वालों के प्राथमिक बयान के अनुसार जो उस समय मौके पर मौखिक बयान दिया था उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ, परंतु इन सभी बिंदुओं का संपूर्ण घटनाक्रम का विस्तार से विश्लेषण कर जांच की जाएगी और विवेचना को निस्तारित किया जाएगा। कई सारे बिंदु ऐसे हैं जिनके बारे में मेरे स्तर से टिप्पणी इस विवेचना करके उपरांत ही की जा सकेगी। मामले में सिर्फ सूफियान इन्वॉल्व है या फिर कोई और भी इन्वॉल्व है? उनके पिता के ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि वो भी वहाँ पर इन्वॉल्व थे। देखिए, जो तहरीर में मुझे मिली है उसके आधार पर मैंने और जो घटनास्थल का निरीक्षण मैंने किया उसके आधार पर मैंने अभी आपको ब्रीफ किया है और जो बातें मैंने बताई हैं इसके अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं पर विवेचना करने के उपरांत ही कुछ कहा जा सकेगा। जो आरोप वादी पक्ष द्वारा लगाए गए हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया और उन्हीं आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, उसी तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्हीं आरोपों के आधार पर जो धाराएं मैंने आपको बताई हैं और इसमें अंकित की गई हैं उन धाराओं को लगाया गया है। भविष्य में जल्दी हम कोशिश करेंगे कि गिरफ्तारी भी हो और विवेचना का शीघ्र निस्तारण भी हो। अन्य कोई भी बिंदु यदि हमें संज्ञानित होते हैं तो हम उससे आपको भी भलीभांति अवगत कराएंगे। पहले से। और क्या सिर्फ सूफियान को इसमें नामजद किया गया है या उसके परिजन भी हैं? तो अभी तो इसमें सिर्फ सूफियान ही को नामजद किया गया क्योंकि यही आरोप परिवार द्वारा लगाया गया था। अन्य यदि किसी भी व्यक्ति का पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप देख रहे थे जिसमें आरोपी सुफियान के जो ऊपर आरोप है उसके बारे में विस्तार से पुलिस ने बताया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।